सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक स्पष्ट पहुंच रही है तो आप ये बताने का प्रयास करें कि मैं इस सेशन को शुरू करूं। योगेंद्र प्रताप सिंह, गुड इवनिंग। इंदु भूषण पांडे जी, आपको भी नमस्कार। रोहित त्रिपाठी जी, राजकुमार सैनी जी नमस्कार। शिवेंद्र कुशवाहा जी बहुत बहुत प्रणाम। राहुल जी प्रणाम। तेज प्रताप सिंह जी आपको भी प्रणाम। हाँ, आवाज़ मेरी आप लोगों तक पहुंच रही है। पूनम कुमारी जी बहुत बहुत आपको भी प्रणाम। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। दो तीन मुख्य कारण आज के सेशन के पीछे है, जिसमें एक कारण तो ये है कि पिछले सत्र में जो इसके पहले किया गया था, अविनाश राज तिवारी जी, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने सोच और विचार के साथ इस सेशन को शुरू किया था। उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से हम घर बैठ करके कम से कम बाहर के लोगों की मदद लेकर, और जो भी आपके पास, प्रमोद मौर्य जी नमस्कार, बाहर के लोगों की कम से कम मदद लेकर जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है, उस संसाधन का आप कैसे आने वाले समय में जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, चाहे आप यूपीएससी में, चूंकि अभी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि नहीं आई है तो उसमें एक अनिश्चितता बनी हुई है आपकी, साथ ही साथ यूपी पीसीएस से संबंधित जो भविष्य में परीक्षाएं हों, या राजस्थान से संबंधित हो, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार, झारखंड, ये तमाम राज्यों की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सब का सार अगर साधारण तरीके से आप निकालेंगे तो एक मांग तो सभी परीक्षा की है कि शैलेश पाठक जी आपको नमस्कार, पूजा सिंह जी आपको भी नमस्कार। तो एक जो साधारण सी मांग है कि जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेगा वो सफल होगा। उसी क्रम में हम लोगों ने पिछले सत्र में कुछ मुद्दों को उठाया कि घर बैठे हैं, लॉकडाउन है, घर के अंदर बेचैनी है, घर के बाहर कोरोना जैसी बीमारी। भाई साहब नमस्कार, शशिभूषण भैया नमस्कार। तो घर के बाहर एक कोरोना जैसी महामारी है जिसमें आपको एकदम इजाजत नहीं है किसी भी प्रकार की लापरवाही करने की, और उस लापरवाही से अगर हम आपको बचा लिए और अगर हम घर के अंदर आपको तैयारी की दृष्टि से ताकतवर बना दिए, और आने वाले समय में अगर आपने परीक्षा में अपना सामर्थ्य, अपनी क्षमता, दक्षता और अपनी तैयारी में आपने जो कुछ किया है, अगर आपने वहां अपनी दमखम दिखाई, तो फिर इस परीक्षा में आप सफल क्यों नहीं होंगे। अब संदीप शुक्ला जी, योगेंद्र शर्मा जी, तो ऐसे में हमने कहा कि जो लगातार आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे, उस प्रश्न में एक ये था कि ऑनलाइन का क्या किया जाए। तो मैंने ऑनलाइन पर जितनी बात करनी थी, ऑनलाइन पर आपसे वो सारी बातें कर लिया है। अब आज उस मुद्दे को हम नहीं उठाएंगे। दूसरा, आपका सवाल ये था कि घर बैठ करके क्लास वाली फीलिंग नहीं आती है। हमने इसका भी निस्तारण पिछले सेशन में कर दिया है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी में लग गए तो फीलिंग जैसी बात से महत्व इस बात का है
कि आप तैयारी के लिए अपनी क्षमता कितनी विकसित कर पाए, क्योंकि फीलिंग से परीक्षा नहीं निकलेगी। स्वयं से कितने दक्ष हो पाए, परीक्षा का परिणाम आपकी इस दक्षता पर निर्भर करता है। तो फीलिंग को एक बार आप दरकिनार कर दीजिए और लाइव सेशन में जो आपको ये धीरे धीरे ये भी एक नए प्रकार की फीलिंग आपके मस्तिष्क में डाली जा रही है, आप देखेंगे कि इससे आपकी क्षमता और बढ़ेगी। मुकेश कुमार जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ये प्रयास, भाई जितने लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, कृपया वो अपनी उपस्थिति, चूंकि आप क्लास में रहते तो आप हंसते मुस्कुराते, आपके आई कांटेक्ट होते रहते मुझसे, तो उससे मुझे पता चलता रहता कि आप जगह हैं। सहारा लेकर के, कृपया आप उनका सहारा लेकर के आप हमको ये बताते चलिए कि आप बिल्कुल अप टू मार्क हैं और हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो लाइक शेयर जो भी आपके हाथ में है उसका उपयोग करते रहिए। तो ये है अविनाश राज तिवारी जी, आपको भी नमस्कार। तो जब आप इस रास्ते पर चल पड़े तो मैंने ये कहा कि फीलिंग वाली बात को आपको दरकिनार करना होगा। अब तीसरी बात ये निकल के आती है कि जब हम तैयारी करते हैं, सवाई सिंह जी जोधपुर से, आपको भी नमस्कार। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको नई परिस्थिति में जिस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है वो ये है, शशांक धर मिश्रा जी, आपको भी नमस्कार। जो नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा वो ये कि घर में बैठ करके हम अपने से कैसे तैयारी करें। मैं समझ सकता हूं कि जहां आप किसी के मार्गदर्शन में चल रहे थे लगातार, एकाएक वो मार्गदर्शन किसी कारण से रुक गया है और आपको तत्काल कोई मदद नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको वो मदद न मिले तो आप कैसे तैयारी करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में ही मैंने आपको पिछले सत्र में कहा कि आधुनिक भारत जो बड़ा लोकप्रिय सा सेक्शन है उसको कैसे पढ़ना है, टॉपिक कैसे डिसाइड होंगे, और उसी क्रम की बात करते करते हमने 1857 तक रूपरेखा दिया था। जो लोग मेरी क्लास किए हुए हैं या जो क्लास में मुझसे परिचित रहे हैं वो उस प्रारूप से परिचित हैं, लेकिन लंबे समय से लॉकडाउन के कारण या क्लास में नहीं जुड़ पाने के कारण उनके मस्तिष्क से वो पिक्चर थोड़ी धुंधली हो गई है। या जो नए लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि हमको कैसे वो पूरी की पूरी तस्वीर फिर से तैयार करनी है, उन सभी लोगों के लिए मैंने एक श्रृंखला बनाने का प्रयास किया कि आप अपने आप को कैसे कनेक्ट करें जिससे कि आपकी तैयारी पहले से बेहतर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम जो चल रही थी उसकी गति उससे कम ना होने पाए। इसी क्रम में आज हम लोग 1857 के आगे बढ़ते हैं। कई लोगों ने मुझे ये मैसेज लिखा कि सर टॉपिक हो रहे हैं लेकिन टॉपिक के अंदर कैसे प्रवेश किया जाए। अब जब सिलेबस के पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं तो स्वाभाविक तौर पर जिस दिन एक ऐसी स्थिति आएगी और आप कहेंगे मुझे टॉपिक भी समझना है आपसे, तो मैं बहुत बड़ा वादा तो नहीं करता हूं लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि उस प्रकार के संसाधन से, चूंकि अभी तो मैं आपके सामने जो भी मेरे पास संसाधन है उससे मैं अपनी बात रख रहा हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उस व्यापक पैमाने पर, उस स्तर पर भी आप तक हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है अगर उसका उपयोग आपके जीवन में, आपकी सफलता में नहीं हुआ तो एक बात उसका कोई बहुत उपयोग नहीं है।
मेरे लिए सारे अध्ययन का एक ही मोटिव रहता है कि वो हमारे संबंधित जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन तक ये कैसे पहुंचे। प्रिंस विजय जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी बहुत सारा नमस्कार। तो आज का जो मामला है ये 1857 तक आप जा चुके हैं। अब 1857 के आगे हमको कैसे बढ़ना है, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। 1857 तक कैसे हम बढ़े हैं, इसके पहले का जो फर्स्ट लाइव सेशन है वीडियो में, आप उसको देखेंगे। और उसको देखने के लिए कोई बहुत टेक्निकल नहीं होना है, आप सीधा फेसबुक पर जाएंगे और आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिससे कि आप कोई बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में ना आए और बिल्कुल सहज होकर के, ये नहीं कि कोई बहुत दबाव ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होता है। विकट से विकट परिस्थिति में अपने सामर्थ्य और अपनी क्षमता का जिसने भी मजबूती से प्रयोग किया है, परिणाम निश्चित तौर पर उसको मिलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। यह एक अकाट्य सिद्धांत है, इसको कोई भी आदमी बदल नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि 1857 जब आप पहुंच जाते हैं तो असल देखेंगे कि 1857 तक का जो इतिहास है, इसकी क्रमबद्धता आपकी पकड़ में नहीं आती है। तो क्रमबद्धता आपको चाहिए, उसको आपने देख लिया। आज के आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो हमारी ये कोशिश है, तेज प्रताप सिंह जी सर यूट्यूब पे वीडियो डाल दें और भी अच्छा होगा। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा तेज प्रताप सिंह जी कि मैं यूट्यूब पे भी कुछ चीज़ें डालूं, लेकिन पहला जो मेरा मोटिव है कि आप इस बाजारीकरण से और इस तरीके की चीज़ों से पहले आप स्वयं क्या करने वाले हैं इसका भी आकलन करें, जिससे कि आप लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 1857 जैसे ही आप पार करते हैं तो आपको एक नया चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, समाज सुधार आंदोलन महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन या प्रश्न छिपे रहते हैं, और कोई भी साल हो, कोई भी परीक्षा हो सिविल सेवा से संबंधित, कम ज्यादा जरूर कुछ न कुछ उस पार्ट से प्रश्न प्रवृत्ति एग्जामिनर की रहती है। चूंकि सुधार एक ऐसी व्यवस्था रही है भारतीय समाज में कि आज जहां हम खड़े हैं और जहां पर हम पहले थे, वहां से यहां तक के आने में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी समाज की, जिसको दूर करने के लिए विशिष्ट महापुरुषों ने समय समय पर अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार मानव में बदलाव के लिए आवश्यक समझा, उसके लिए समाज को प्रेरित किया, चेतना दिया। अगर वो प्रेरित और चेतना न देते, आप कल्पना करिए, था एक भारत का भयावह व्यवस्था थी। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात का कि एक स्त्री के पति के मरने के बाद उसके घर परिवार के लोग, उसके कुछ और नजदीकी लोग जीवित महिला को उसके पति के शव के साथ ले जाकर शमशान घाट में जिंदा जलाते थे। आप केवल सोच करके कल्पना करिए कि वो दृश्य कैसा होता होगा। आज आप यह भयभीत हो रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यह अलग बात है कि दहेज प्रथा और बाकी मुद्दों में जब भी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो इसके भी और भी पक्ष हैं जिसके बारे में आपको सोचना पड़ सकता है। लेकिन कम से कम कानून के रूप में ब्रिटिश काल में ऐसी बात का विरोध करना, राजा राममोहन राय और समाज के और भी जो प्रबुद्ध लोग थे, उन लोगों ने वकालत की और ब्रिटिश व्यवस्था के अंदर मात्र अंग्रेज ही नहीं, पुर्तगाली थे, मराठा भी समाप्त किए थे। और देखते देखते ये बात समझ में आने लगी कि यह एक कुरीति है, इसको लंबे समय तक जिंदा नहीं रख सकते। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। टॉपिक अगर कभी संदर्भ आएगा तो उसमें हम लोग खुल करके इस पर विस्तार से बात करेंगे। समाज सुधार ऐसे ही समाप्त होता है। समाज सुधार के बाद देखेंगे कि एक बड़ी विशिष्ट सी, बड़ी खूबसूरत सा चैप्टर है, वह है भारत में राजनीतिक संगठन का विकास कहिए या स्थापना कहिए। कुछ का इस्टेब्लिशमेंट हो गया और कुछ के फॉर्मेशन की बैकग्राउंड बनने लगी। अब चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन संगठनों में सबसे प्रभावी बनकर के उभरा था, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतना प्रभावी संगठन था कि भारत के समाज में
आने वाले वर्षों में 1885 से लेकर के 1947 तक का जो इतिहास रहा, वो कांग्रेस के कहीं ना कहीं अगल बगल या मुख्य धारा में लोग उसको जोड़ करके आंदोलन को देखने की कोशिश करने लगे। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस से पहले के और संगठन ये इस बात को प्रदर्शित कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बंटी यादव जी, तो लगातार ये जो प्रवृत्ति थी भारतीय समाज की, वो निरंतर किस तरह से संगठनात्मक रूप लेकर के आगे बढ़ रही थी, और वो बढ़ता हुआ संगठन धीरे धीरे भारतीय लोगों में राजनीतिक जागरूकता का निर्माण किया। अब चूंकि पढ़ने के स्तर पर दोनों का स्वरूप बदल जाता है। एक स्वरूप तो ये होता है कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले के जो संगठन हैं उन पर एक बहुत साधारण प्रश्न बनता है, संस्थापक का नाम बताइए, उसके उद्देश्य बता दीजिए, कहां पर स्थापित हुआ, उसके पहले फाउंडर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, या उससे जुड़ी हुई और कुछ बातें अगर प्लस माइनस होती हैं तो हम उसको एक साथ समेट लेते हैं। लेकिन 1885 में जब कांग्रेस का निर्माण होता है तो कांग्रेस शुरू में कुछ और सोच से बनती है, फिर कांग्रेस लगभग 19-20 साल तक एक अलग प्रकार की सोच की होती है, फिर 20 साल के बाद कांग्रेस, सुयश तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार वाच कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने 3 चरणों में आजादी तक अपनी भूमिका निभाई, आपको वो चरण के साथ उसके नेता, उसके उद्देश्य और उन सब में एक जो विशिष्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने में आपको उनमें छिपी हुई बातों को थोड़ा सा सब्जेक्टिव, क्योंकि आईएएस का नेचर है, थोड़े से प्रश्न में भाषागत रूप लेता है, भी थोड़ी सी आप दृढ़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको अभय कुमार सर नमस्कार। तो लगातार ये जो कार्यप्रणाली थी भारत की, विशेष करके राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आप उसको 3 चरण में बांट करके देखेंगे। 1885 से 1900 ये भारत का उदारवादी चरण है, 1905 से 1919 का उग्रवादी चरण है, 1919 से लेकर के 1947 तक का ये गांधीवादी चरण है। अब 3 चरणों को हम सहजता से तो बांट, पहले और दूसरे चरण के घटनाक्रम का अगर पाठ्य देखें तो चरण है 20 साल तक, 1885 से 1905 तक, वो सब्जेक्टिव मामले में आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये उदारवादी क्यों थे, जो बनाने वाले लोग थे उनकी शिक्षा कैसी थी, उनकी सोच क्या थी, उनके उद्देश्य क्या थे। सत्या झा सर नमस्कार। तो उनकी सोच क्या थी, वो क्या करना चाहते थे, ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दे को आप वहां पर विवेचित करते हैं, प्रयास करते हैं उस विवेचना से कि कांग्रेस बनाने के पीछे जो कारण है वो इतना आसान नहीं है। इसीलिए उसके पीछे सिद्धांत पढ़े जाते हैं, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो लाला लाजपत राय ने दिया, यंग इंडिया एक व्यवस्था, एक समाचार पत्र था, उसमें उन्होंने अपनी बात कही। उसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने तड़ी चालक का सिद्धांत दिया, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। इस तरह फिर जिन्होंने एक अलग प्रकार की विचारधारा में बात की, उन्होंने कहा कि नहीं ये दोनों का, तो ऐसे करके जो भारत के अंदर उदारवादी चरण, उसका विवेचन तथ्यात्मक दृष्टि से तो आपको कम मिलेगा, लेकिन अगर भाषा और उसके उद्देश्य और उसकी पूरी पृष्ठभूमि का अध्ययन आप करने जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप कितना बड़ा विचार भारत में भविष्य को भारतीयों के हाथ में देने और अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के नाम पर बीजारोपण किया जाने वाला है। आप इसको वहां पर खोजते हैं, लेकिन तस्वीर बहुत धुंधली होती है। वहां पर तस्वीर में थोड़ी स्पष्टता तब आती है जब उग्रवादी चरण आता है। चूंकि उग्रवादी चरण नाम से ही लग रहा है आपको, एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, इनकी भाषा थोड़े दूसरे प्रकार की थी। हम लोग कभी मेंस के क्लास में बैठेंगे तो हम समझेंगे कि उदारवादी और उग्रवादी में मूलभूत अंतर क्या होता है। ये पाठ्यक्रम पे अभी वर्तमान में समझने का विषय नहीं है, लेकिन रखेंगे कि जब कोई व्यक्ति बड़े उदार तरीके से अपनी बात कहता हो और वो बात लगातार नकारी जाती हो, तब किसी भी आदमी को आप न चाहते हुए भी उग्रवादी होने के लिए विवश करते हैं।
और इसी उग्रवादी चरण के अंतर्गत आप देखेंगे एक से एक विशिष्ट घटनाएं घटी। जैसे सबसे पहली घटना भारत में लॉर्ड कर्जन की जो षड्यंत्र थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दो। सार्वजनिक घोषणा है कि प्रशासनिक दृष्टि से होगा, लेकिन आंतरिक जो उसकी सोच है वो थी बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिकता को एक दूसरे के सामने ला करके टकराहट के माध्यम से बंगाल के प्रशासन और बंगाल में होने वाली क्रांति को दबाना, जिसे पूरा हिंदुस्तान नियंत्रित हो जाए और एक ऐसा संदेश वहां से निकाला जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जहां जहां पर इस प्रकार के प्रगतिशील विचार, क्रांति के बीज या कोई और बात हो, हम उसको कैसे दबा सकते हैं। और इस आधार पर उन्होंने अपनी बात शुरू की। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जब अगले चैप्टर में आप आएंगे तो 1907 में आप देखेंगे कि कांग्रेस का ही विभाजन हो गया सूरत में। यह अपने आप में अति रोचक बात है कि उदारवादी उग्रवादी कांग्रेस के जो दो घटक बनेंगे, स्पष्ट रूप से आपको यहां पर उनको आप जूता चप्पल तक भी चला है। मैं अब यहां उनके कार्यप्रणाली और उनके ढंग की चर्चा नहीं करूंगा। आनंद मिश्रा जी, आपको भी नमस्कार। तो मैं अभी वो चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप इतना समझिए कि 1907 में जिस सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो रहा है, ये इतिहास में कांग्रेस के विघटन और कांग्रेस को कमजोर करने की दृष्टि से भी अध्ययन किया जाता है। हम पढ़ते हैं उसमें कि कौन अध्यक्ष बना, तिलक जी का क्या रोल था, गोखले जी मंच पर बैठे थे, फिर उषा मेहता मंच पर बैठे थे, सामने एक भीड़ थी और आपस में क्या हुआ, फिर कौन कौन से मुद्दे थे, विवाद थे। ये सब चीज आपको वहां पर एक भाषा के रूप में कलेक्ट करना है और यहां से आपको पीटी के अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य है, कुमुद रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इसके आगे जब आप बढ़ते हैं, यश के झा सर नमस्कार। आप लोगों के लगातार सहयोग और भरपूर समर्थन से यह प्रक्रिया मैं आगे बढ़ा पा रहा हूं। यश के झा सर इकोनॉमी के बहुत अच्छे विद्वान टीचर हैं यूपीएससी के फील्ड में। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि 1907 में ये सब आप अध्ययन करते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन, लेकिन 5 और 7 के बीच में एक छोटी सी घटना और घट जाती है और वो घटना है जिस घटना को बाद में चल करके आप बहुत बड़ा भारत के अंदर विवाद का विस्फोट पैदा करने वाला कारक मानेंगे। वो था 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। क्या परिस्थितियां थी कि मुस्लिम लीग का गठन किया गया? वहां तो आपको केवल इतना समझना है कि अंग्रेज थोड़ी मदद करेंगे कुछ भरोसा देकर, ढाका के नवाब हैं वो इसका नेतृत्व लेंगे और एक और उनके साथ में आगा खान जी हैं, ये लोग मिलजुल करके कुछ खास प्रकार के मुस्लिम समुदाय के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और ये बाद में चल करके मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा कारक बनेगा, भारत को कमजोर करने में, विभाजन कराने में, सांप्रदायिकता को बढ़ाने में। और जब मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये संगठन पूरे भारत में एक नए प्रकार की दिशा देने की कोशिश करेगा। परिणाम क्या होगा ये भी कभी टॉपिक आएगा तो हम उसमें करेंगे। अनूप जी आपको भी नमस्कार। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि 5 भी महत्वपूर्ण हुआ, 6 भी महत्वपूर्ण हुआ, 7 भी महत्वपूर्ण हुआ। अभी आप 5, 6, 7 में 1905, 6, 7 में अटके पड़े हैं और इतने में 1909 में भारत में एक संवैधानिक आयोग चला आता है जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार ऐसा नहीं था कि पहली बार, ये ऑलरेडी 1773 से अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, भारत के राजे रजवाड़ों को नियंत्रित करने के लिए, जनता, कंपनी और शासन इन सब का एक सुंदर समन्वय बनाने के क्रम में लगातार कुछ न कुछ नियम बनाकर भेज रहे थे। एक प्रकार से परंपरा थी, हर 10 साल पर कोई बड़ी घटना न हो तो वो भेजते रहते थे। लेकिन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में जो सबसे खतरनाक प्रोविजन निकल करके आया था वो था पृथक निर्वाचक मंडल।
ये जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम डेवलप करने की भारत में कोशिश की गई कि मुसलमान चुनाव लड़ेगा तो केवल मुसलमान ही उसको मतदान करें और बाकी लोगों से अलग थलग करके उनको पोलराइज किया जाए, इस रास्ते को भी यहां से खोलेंगे। तो हम उसका क्या इंपैक्ट है, उसके कारण क्या है, बनाने के पीछे कारण क्या था, अंग्रेज किसको टारगेट किए थे, इससे किसको खुश करना चाहते थे, ये तमाम प्रकार के पक्ष अगर आप उसको ठीक से कर लेते तो आपकी कहानी वहां से बेहतर हो जाती है। थोड़ा और आगे बढ़िए इससे, जब आप 1909 पार करते हैं तो धीरे धीरे भारत में आप देखेंगे कि एक तो सबसे विशिष्ट बात भारत में यह हुई कि एक बड़ी प्रभावशाली महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट एक संगठन था जो था तो मूल रूप से अमेरिका का, जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियो मतलब होता ही आध्यात्मिक, तो यह धार्मिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित संगठन था और एनी बेसेंट भारत में इस संगठन से जुड़ी हुई अपना काम करती थी। स्वयं एनी बेसेंट संबंधित है आयरलैंड से, जो आप जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, लेकिन ये भारत में बड़े समझदारी से, बड़ी योग्यता से ये समाज के लोगों में, बौद्ध धर्म के लोगों को, जैन धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को बहुत अच्छे से चेतना दे रही थी, प्रेरित करती थी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसी का परिणाम हुआ कि भारत के अंदर धीरे धीरे एक ऐसी श्रृंखला विकसित की गई है जिस श्रृंखला के माध्यम से समाज सुधार जो योगदान देना था दिया ही दिया, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के साथ और उनसे अलग रहते हुए, विचारधारा लगभग एक है लेकिन आंदोलन दोनों अलग अलग चला रहे हैं, और उनके आंदोलन का नाम है होम रूल लीग संगठन है, और ये आंदोलन चलाएगा तो होम रूल आंदोलन है। अब ये होम रूल जो आंदोलन है भारत में, ये परिणाम में तो सफल नहीं होगा, ये परिणाम में तो सफल नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजों के सामने भारत में कम से कम कांग्रेस से इतर एक संगठन प्रभावशाली तरीके से अंग्रेजों को एक चुनौती देने का प्रयास किया। तिलक जी क्यों असफल हो गए, एनी बेसेंट को क्या धोखा हो गया, ये सब बातें उसमें शामिल हैं, लेकिन मूल जो इसमें बात है वो ये कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन एक कैटलिस्ट का काम किया। और वो कैटलिस्ट का काम ही नहीं किया, आप देखेंगे संजोग की बात है कि उसी समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए 9 जनवरी 1915। इतिहास में कुछ तथ्य और डेट भी आपके दिमाग में परमानेंट फिक्स होनी चाहिए। तो 9 जनवरी 1915 गांधी जी का भारत आगमन होता है दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी किसी भी होम रूल से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि भारत में जो कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है वो बहुत एकता के अभाव के कारण या संगठन के अभाव के कारण बहुत प्रखर तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। ये अलग बात है, कभी गांधी जी सक्रिय नहीं होंगे, लेकिन एकता स्थापित करने का प्रयास गांधी जी से पहले तिलक और एनी बेसेंट मिल करके एक नया टॉपिक आपका डिराइव होता है, और उस टॉपिक का नाम है लखनऊ में जो समझौता होगा उसको कहेंगे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ का समझौता या लखनऊ अधिवेशन कहेंगे। इस तरह से वहां पर यह संगठन या समझौता संपन्न होगा। उसके बाद घनश्याम वर्मा सर, आपको भी नमस्कार। आप पानी पर बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो गति है अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 1918-19 तक आते आते अंग्रेजों ने फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भेज दिया भारत में। इसके पहले एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण घट चुकी है, वह है रौलट एक्ट। रौलट एक्ट का विरोध किया जाएगा, उस विरोध के स्वरूप के और भारत के लोगों की एकता को और लोगों के भीड़ को तितर बितर करने के क्रम में
बहुत ही विभत्स घटना, बहुत ही अमानवीय प्रकार की घटना, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, वो घटना किया गया, जो बहुत ही दुखद रहा भारत में। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप जब जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये सब एक साथ समेट लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका उग्रवादी चरण है, रेडिकल फेज है। अब इसके बाद अगला जो चरण आपको पढ़ना होता है वो होता है गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण इटसेल्फ क्या है? तो गांधीवादी चरण में वैसे तो हमको शुरुआत इसको 1919 से करना चाहिए, लेकिन आपके परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो प्रश्न गांधी जी के जीवन से संबंधित होते हैं। चूंकि गांधी जी के बारे में तैयारी करने के क्रम में आपको बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल गांधी जी के ऊपर खूब आप पढ़िए, बट इतना जरूर पढ़िए कि आपके प्रश्न निकल जाए। तो गांधी जी के कम से कम भारत के राष्ट्रपिता हैं, आप इस दृष्टि से ही सही गांधी जी के बारे में व्यापक नॉलेज आपको लेना चाहिए। इस स्तर का नॉलेज हो कि कम से कम आप यथानुसार जहाँ जरूरत पड़े वहाँ आप उसका प्रयोग करें। अब गांधी जी जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, लंदन पढ़ने गए, फिर वहाँ से आए, फिर बैरिस्टर बन करके आए, फिर डरबन कैसे गए। शशांक कुमार तिवारी जी, आपको भी नमस्कार। मुकेश कुमार जी, आप लगातार वाच कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आपके कार्यप्रणाली में, आंदोलन में और गांधी जी के सोच में, ये तीनों का जो समन्वय यहाँ पर है, अब आपको एक नए प्रकार की सोच विकसित करनी होगी। उस सोच में आपको ध्यान किस बात का रखना है कि अब तक आप उदारवादी और उग्रवादी देख रहे थे, लेकिन अब जब गांधी जी शुरू में पहले वो 3 क्षेत्रीय आंदोलन में भागीदारी देंगे, आप जानते हैं चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये 3 उनके क्षेत्रीय आंदोलन हैं। क्लास के दौरान कभी चर्चा होगी तो इस पर बहुत गहराई तक हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी केवल आप 3 का नाम जानिए। इसके बाद गांधी जी खुल करके जब आते हैं सामने, वो है रौलट एक्ट के विरोध में, सत्याग्रह सभा बनाएंगे, फिर कैसे कैसे जलियांवाला बाग की घटना हो गई जो किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, और उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, उसकी पृष्ठभूमि तैयार होगी। और राजकुमार सैनी जी धन्यवाद, सौरभ कुमार जी धन्यवाद। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये जो लगातार आपको बदलते हुए आंदोलन के तरीकों को समझना होता है। कई बार विद्यार्थी ऐसे दौर को एक पक्ष में जाते हैं, दूसरा पक्ष छोड़ देते हैं, दूसरे पक्ष में होते हैं, तीसरे पक्ष से अनभिज्ञ रहते हैं। और आपका यूपीएससी की परीक्षा ये समन्वय पर आधारित है। अब यहां से आपको कृष्ण कुमार जी रेगुलर गाइड करेंगे ना। देखिए, मेरे सामर्थ्य में, क्षमता में जितना होगा, ये संचार माध्यम का मैं बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जैसे जैसे ये सारी चीजें मेरे समझ में आती जाएंगी, मैं आप तक भी आपकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आपकी सहायता करूंगा। बस मैं आज सिर्फ इतना ये बताना चाहता हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं 3 साल से 4 साल से, आपको आधुनिक भारत का एक सिलसिलेवार सिलेबस आपके जबान पर है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस का डिजाइन क्या है, हमको कहाँ कितना मेहनत करना है, घर बैठ करके आपको कैसे कैसे चीजों को इकट्ठा करना है। आप कल्पना करिए कि एक चिड़िया पूरे क्षेत्र से छोटे छोटे तिनके इकट्ठा करके घोंसला बना करके रहने की स्थिति में आ सकती है। आज के डेट में जहां सूचना क्रांति का दौर है, आपके एक फिंगर पर सारी सुविधा उपलब्ध है, तो आप वो क्यों नहीं कर सकते। अन्नू यादव जी रेगुलर क्लास कराइए। मैं जो भी होगा, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि पहले आज के सेशन में आपकी जो जरूरतें हैं वो आप उसको हासिल करिए। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी बहुत स्टाइल में आप खड़े हैं, ठीक, और शायद आप रिवॉल्वर भी खोसे हुए हैं इसमें, ठीक। मैं गांधीवादी की बात कर रहा हूँ और देखिए इनके डीपी में बाकायदे रिवॉल्वर लगा हुआ है, तब आप समझ सकते हैं कि भारत किधर जा रहा है।
सीपी प्रजापति जी, आपको भी धन्यवाद। अशोक कुमार खांडो जी, नमस्कार। राजकुमार सैनी जी, हमको देख के हौसला बढ़ता है, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मुझे देख करके अगर आपका हौसला बढ़ता है तो ये भी मेरे कम से कम आपके लिए जो कुछ प्रयास हो रहा है उसका एक सार्थक लाभ है। मुकेश कुमार जी, आपको भी धन्यवाद। कई लोगों का लगातार मैसेज आया, बोलने के क्रम में मैं कई लोगों को नहीं कर पाता हूँ। इस ऑनलाइन या फेसबुक लाइव में हर एक जो भी लोग वॉच कर रहे हैं, कुछ लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या जो भी अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, उन सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कोई एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो मेरे लिए उपेक्षा का शिकार है, सभी लोगों का भरपूर सम्मान है। और मैं अभी गांधीवादी चरण के आगे बढ़ूंगा। मैं आपके कुछ प्रश्न हैं, जैसे कई लोग बार बार देख रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री कोई ऐसा सेक्शन नहीं है कि आप सोचते हो कि बहुत असंभव प्रकार की चीज़ है, आप कर नहीं सकते। ठीक, जिस दिन वर्ल्ड हिस्ट्री की बात आएगी, जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं वो, अब स्वयं से अपनी बात कहना वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप इतना भरोसा रखिए कि जिस दिन विश्व इतिहास की क्लास चलेगी, आपको विश्व इतिहास प्रतिशत चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको क्लास करना है। यहां पर कुछ भी पॉलिश नहीं है। यहां पर जो कुछ भी है वो आपके साथ में रॉ मटेरियल से लेकर के आपको खुद कैसे इस परीक्षा में हम योग्यतम तरीके से अपनी खुद की क्षमता दिखा पाएं, इस रास्ते से आपको लेकर के चलना है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या कभी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं जो कहूंगा हूबहू वही एग्जाम में आएगा। ऐसा कभी होता नहीं। ऐसा जो कहता हो वो मुझे लगता है उचित शब्द नहीं कह रहा है। बाल की यदुवंशी, बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर भी चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बशर्ते वो सब भले मन बने। ठीक है, क्योंकि ये जो आप लोग हमसे लगातार ये सब बातें करते रहते हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार मैसेज पे मैसेज आप लोगों का है, कहीं विषय को लेकर के है। कुछ लोगों ने कहा कि सर जो आप बोलते हैं वो लिखने की दिक्कत आती है। हमें क्या, आप पास वीडियो है, उसको स्लो चलाइए, जैसे चलाइए, आप अपना करिए। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आपकी स्पीड को मैं इसमें मेंटेन करने लगूंगा, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल इतिहास सुनने के लिए बैठते हैं, विद्यार्थी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी नहीं करते हैं। कई सारे लोग मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, कई लोग इतिहास पहले पढ़े हैं कभी, उनको लगता है कि अच्छा भाई चलो आज बैठते हैं, कुछ नहीं है, फेसबुक है तो चलो खोल लेते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना है इसमें। हाँ, बट ये आप प्रयास करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा बातों को अपने मस्तिष्क में रखने का प्रयास करेंगे, और सिविल सेवा की तैयारी में आपकी आवश्यकता केवल क्या है। अगर आप उतने को किसी कीमत पर इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप अच्छे से पूरा कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा दबाव लेने की जरूरत है। आगे बढ़ा जाए तो मैंने कहा आपको कि जब गांधी जी के तीनों आंदोलन आप पढ़ लेते हैं, क्षेत्रीय आंदोलन, प्रमोद शर्मा सर नमस्कार, ज्योग्राफी के विद्वान व्यक्ति, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब आप गांधी जी के तीनों क्षेत्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, क्षेत्रीय आंदोलन के बाद फिर सबसे प्रमुख जो आपको शुरुआत करनी है वो है गांधी जी का असहयोग आंदोलन में भूमिका। जब हम आंदोलन शब्द कहते हैं, कई बार ये प्रश्न आप करते हैं, कई बार मैंने देखा भी है, जब आप लोग कभी प्रश्न भेज देते हैं, कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, अच्छा है कोई बात याद आ गई मुझे, तो आप कहते हैं क्या गांधी जी के कारण आंदोलन हो गया? ठीक, क्या गांधी जी के अकेले कारण? कभी नहीं। आंदोलन शब्द अपने आप में बताता है कि यह एक समन्वय का प्रयास है, यह बहुत सारे लोगों के मिले जुले, हाँ उसमें एक व्यक्ति नेतृत्व करता है। जब एक व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे जितने सारे लोग चलते हैं उस सबका समन्वय होता है। लेकिन दिशा निर्देश, आज देश 130-35 करोड़ की आबादी का देश है, लेकिन जब आप भारत की बात करते हैं तो सबसे पहला चेहरा भारत के प्रधानमंत्री का आता है, वो जिस काल में जो भी प्रधानमंत्री रहा हो। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आंदोलन जब चलेगा तो निश्चित तौर पर उस आंदोलन का कोई एक चेहरा होगा। इसलिए असहयोग आंदोलन का प्रमुख चेहरा गांधी जी हैं।
प्रस्ताव तैयार करेंगे, उनके प्रस्ताव को पहले नहीं माना जाएगा। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, चित्तरंजन दास उनके प्रस्ताव का विरोध करेंगे, उनको कन्विंस किया जाएगा, फिर वो अधिवेशन में वो प्रस्ताव रखेंगे, फिर उनको माना जाएगा, फिर प्रस्ताव के विषय को लेकर के आंदोलन की गति आगे बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि गोरखपुर बहुत ही खतरनाक जिला है, वहीं पर 5 फरवरी 1922 को होगा। 1000 गोरखपुर के किसान पर 22 पुलिसकर्मी में कोई एक पुलिसकर्मी फायरिंग किया और ये 3000 भीड़ ने उनको दौड़ाया, और जब वो भाग करके पुलिस थाने में जाकर छिपे और वहीं पर इस भीड़ ने उस थाने को आग लगा दिया और इस तरह से 22 गांधी जी उस समय, अगर एक लाइन आपको जुड़वा दूं तो गांधी जी उस समय गुजरात के बारदोली में थे, आपात बैठक बुलाए। 5 फरवरी 1922 की घटना चोरी चौरा, और एक हफ्ते बाद 12 फरवरी 1922 को यह बैठक होने जा रही है बारदोली में, आपात बैठक कहा गया है। दिनेश चौधरी जी आपको भी नमस्कार। आपात बैठक बुलाई गई और गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। अब ये जो घटना है राजनीति कई दिशाओं में मोड़ दिया, कई दिशाओं में मोड़ दिया। अब यहां से कुछ लोग गांधी जी के समर्थक हैं तो कुछ गांधी जी के विचारधारा के विरोधी हैं। आशीष जायसवाल जी आपको भी नमस्कार, तेज प्रताप सिंह जी। अब सवाल यहां पर यह है कि यहां से हमारे बहुत ही घनिष्ठ सघन मित्र, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के क्लासमेट प्रभाकर मिश्रा सर भी हमारे साथ हैं। आजकल बिल्कुल मीडिया जगत में प्रभाव बनाए हुए हैं और बड़ी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं यहां से। देवान शेखर जी आपको भी। सुधरा सहगल जी आप सेलेक्टेड हैं पीसीएस में और बड़ी अच्छी ऑफिसर हैं। कुछ छात्र पढ़े और सफल हो गए, जब उनको स्क्रीन पर देखा जाता है तो बड़ा हौसला बढ़ता है अपना भी कि चलो ये लोग। दीपक शुक्ला जी आपको भी नमस्कार। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति रही, अब गांधी जी के आंदोलन वापस करने के बाद वो 2 धाराओं में फूट पड़ेगी। अब यहां पर भी विद्यार्थी कई बार बिखर जाते, कई बार शिक्षक बिखर जाते हैं। मैं विद्यार्थी जीवन की बात कर रहा हूं। कई बार टीचर वहां पर गांधी जी को लगते हैं क्रिटिसाइज करने का, ना ये तरीका गलत था गांधी जी का। कुछ लोग कहते नहीं गांधी जी में बहुत ज्यादा भविष्यमुखी आदर्श बातें थी जिसको आगे बढ़ाना चाहते थे। अब विद्यार्थी अगर इसमें भटक गया, एक दिशा को पकड़ने की आपने गलती किया तो समझ लीजिए यूपीएससी में आप वहीं पर खड़े हो गए, आगे आप बढ़ने के चांस खो बैठे। आपका काम केवल इतना है कि आप दोनों दिशाओं को ढंग से समझकर इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, और प्रयास करिए, इवैल्यूएट भी मत करिए ज्यादा, केवल समझने की कोशिश करिए। गांधी जी मिलेनियम पर्सन हैं। मिलेनियम 1000 साल में ऐसे एक व्यक्ति पैदा होते हैं और आप राह चलते साधारण तरीके से गांधी जी का आकलन करने लगे, भगत सिंह का आकलन करने लगे, सुभाष चंद्र बोस का आकलन करने लगे। इन लोगों को आमने सामने कर दे, कोई कहे ये बड़े हैं, कोई कहे वो बड़े हैं। ये सब राजनीतिक लोगों का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है भगत सिंह की जब चर्चा चले तो आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपके मस्तिष्क में यह बात होनी चाहिए कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में गई होगी तो उस समय हिंदुस्तान किस प्रकार से एक नौजवान के पक्ष में लहर और बहुत विस्तार के साथ पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलित होने के लिए आक्रोश में भरा होगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि गांधी जी जब पूरे भारत को लेकर के चल पड़े, जो कोई काम नहीं कर पाया, जिस जिस कई पॉलिसी बनाई, डिवाइड एंड रूल की, उस हिंदुस्तान को गांधी जी ने कैसे समेट लिया। आज आप घर में बैठते हैं, घर में 5 सदस्य होते हैं, 5 नहीं स्थापित होता। उस सामंजस्य के स्थापित न करने का परिणाम होता है कि 2 भाई एक फ्लोर पर, 2 भाई एक फ्लोर पर, थोड़ा मकान बड़ा हुआ तो चारों का अपना अपना फ्लोर,
फिर थोड़ा और बात बिगड़ी, बाप बेटे में बिगड़ा तो बाप बेटा भी अलग हो गए। हम एक परिवार को नहीं इकट्ठा करके चल पा रहे हैं। और गांधी जी 22 करोड़, 25 करोड़, 28 करोड़ की आबादी को अंग्रेजों के खिलाफ जैसे भी हुआ हो खड़ा करने का साहस होना चाहिए। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में बिना पढ़े, बिना जानकारी के आप गांधी जी का आकलन करते हैं, गांधी जी करते हैं, ये कम से कम आपकी योग्यता के लिए सकारात्मक नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, अवधेश सिंह जी आपको भी नमस्कार। ठीक, साक्षी भी आप देख रही हैं, तो नितिन कुमार गुप्ता जी आपको भी धन्यवाद। पुण्या आप भी देख रही हैं, और सबसे बिटिया का हालचाल ठीक, नमस्कार। नीचे भावना भाभी भी हैं, शिवा भट्ट, ममता जी, हमारे गांव से हमारे बड़े भाई की तरह से हैं, सतीश शाही नाम आ रहा है, आपको भी प्रणाम भैया। प्रियेश उपाध्याय। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप यहां से गांधी जी के विरोध और समर्थन करने वाले लोगों को जानने का प्रयास करके आप स्वयं विरोधी समर्थक नहीं होंगे, क्योंकि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, और इतिहास पढ़ने वाले व्यक्ति का काम है चीजों को जानना, विचारधारा बनाना, पक्ष विपक्ष करना। यह आपके दायरे के बाहर की बात है। अभी अब थोड़ा और आगे बढ़िए। गांधी जी का आंदोलन वापस चला गया, गांधी जी बिल्कुल निष्क्रिय भावना के शिकार हो गए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि ये जो गांधी जी की सोच है, जो गांधी जी के चलने का रास्ता है भारत में, कुछ लोग उनका पक्ष नहीं लेंगे, वो अपने तरीके से चलेंगे। गांधी जी निष्क्रिय राजनीति में चले गए। उस दौरान भारत में और बहुत सारी चीजें हुई। कई लोग लिखते हैं सर गांधी जी को कई लोग क्या क्या कहते हैं। अभी देखिए अविनाश राज तिवारी जी, गांधी जी को समझ लेना मतलब कि हिस्ट्री समझना। बिल्कुल सही बात है। कई सारे ऐसे रहस्यमयी बातें हैं जो आप इतिहास पढ़ते समय बिखर जाते हैं। अब उसमें कोई आग में घी डाल दे, और आपको, चूंकि आप यंग हैं, तो आपको निश्चित तौर पर यह बताने का प्रयास होगा कि कैसे आप आगे बढ़ें, कैसे आगे ना बढ़ें। ये सब सारी चीज आपको नहीं करना है। तो मेरे कहने के पीछे आशय ये है कि जैसे गांधी जी निष्क्रिय होंगे तो आप पाएंगे कि 1927 में, 1925 में एक नई पार्टी, 24 में एक नई पार्टी बनेगी जिसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उनके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव हैं। सुजीत मिश्रा जी आपको नमस्कार। वो संगठन बनाएंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ समय के बाद उनका भी बहुत सक्रिय राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है अक्यूब परवेज जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की गति है, अगर गांधी जी थोड़े निष्क्रिय होंगे तो दूसरे लोग उस बागडोर को, जो सामर्थ्य क्षमता होगी, वो आगे लेके जाए। अब उनको भी समझना है आपको। इतने में भारत में अंग्रेज साइमन कमीशन भेज देंगे। नियमता उनको आना चाहिए था लेकर के 1929 में, 9 में आया, 19 में आया, 29 में आना चाहिए, 1929 में, लेकिन वो समय से 2 साल पहले और 1928 में ही भारत आ गया। मुखर विरोध होगा भारत में, उसका जम करके लोग विरोध करेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था में, आंदोलन में गति बढ़ेगी, और इस बढ़ती और आंदोलन के कारण जो गांधीवादी आंदोलन है, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें एक नया परिवर्तन आएगा कि 1928 में चूंकि साइमन कमीशन का विरोध होगा, जम करके विरोध होगा। 1927 में डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास में कांग्रेस अध्यक्षता करेंगे, साइमन गो बैक का नारा तय होगा, खुल करके इस साइमन कमीशन का विरोध होगा, और जो भारत सचिव है जिसका नाम लॉर्ड बर्कनहेड है, वो खुल करके इसका विरोध करेगा कि आप लोग अगर विरोध करते हैं तो आप स्वयं से ऐसे कुछ प्रस्ताव बनाइए। जब प्रस्ताव लोग नहीं बना पाएंगे, ऐसा उसका मानना है, तब फिर से दबाव के रूप में रखेंगे।
इसीलिए मोतीलाल नेहरू 1928 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए अपना रिपोर्ट तैयार किए, जिसमें 9 सदस्य होंगे। सुभाष चंद्र बोस भी एक सदस्य हैं। बैठक कई जगह होगी, इलाहाबाद होगा, दिल्ली होगा, बंबई होगा। अंततः सहमति बनेगी और रिपोर्ट में अपनी बात रखा जाएगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन में इसको स्वीकृत करना होगा और यहां से पंडित नेहरू की एक राजनीतिक व्यवस्था आपके सामने दिखाई देगी। लेकिन बात वही है कि मास को, जनता को मोबिलाइज करने का कार्य जो 1922-23 में रुक गया था, गांधी जी जेल गए। यह अलग बात है कि 1924 में गांधी जी को जेल से स्वास्थ्य कारण से छोड़ा भी गया है और गांधी जी उस समय 1924 में बेलगाम की एक बार और अंतिम बार अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन गांधी जी सक्रिय राजनीति में नहीं है, इसलिए फिर गांधी जी को लाया जाएगा। गांधी जी की सक्रिय राजनीति आगे बढ़ेगी और इस सक्रिय राजनीति के आगे बढ़ने का परिणाम यह होगा भारत में कि फिर एक नए आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होगी और उस आंदोलन का नाम रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कई नाम से, सिविल नाफरमानी, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो आप इंग्लिश में कहते ही हैं। तो ये सारे इसके नाम होंगे। अब ये जो आंदोलन शुरू होगा, ये साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के रूप में शुरू होगा और आप जानते हैं कि ये नाम खुले दृष्टि से आंदोलन था कि हम नागरिक अवज्ञा करेंगे। प्रियेश उपाध्याय जी का कुछ है, सर जी आरोप गांधी जी पे क्यों लगता है कि गांधी चाहते थे भगत सिंह को बचा ले। हम करेंगे चर्चा किसी दिन, हम ऐसे प्रश्न इतिहास के सही संदर्भों को लेकर के इन प्रश्नों को भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रश्नों का अंबार लगा हुआ है। आज चूंकि जितने लोगों ने प्रश्न हैं वो सारे के सारे सब्जेक्टिव हैं, इसलिए मैं किसी का नाम लेकर के आज प्रश्न की चर्चा नहीं करना चाहता। बट इतना आप ध्यान रखिए कि इन प्रश्नों के पीछे आपको एक तथ्यात्मक योग्यतम समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप हमारी बात को जहां तक समझना है वहां तक अगर नहीं पहुंच करके आप चीजों, तो फिर हमारे बताने और हमारे द्वारा किए गए प्रयास का कोई सार्थक महत्व नहीं निकलेगा। हम लोग करेंगे। प्रियेश उपाध्याय जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके एक एक सवाल का जवाब हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी क्षमता करने की। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का फिर व्यापक पैमाने पर होगा, भीड़ फिर से इकट्ठा होगी। इस भीड़ के माध्यम से गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनको गिरफ्तार करती है, फिर उनको ले जाकर के यरवदा जेल में कैद करती है। उसके पीछे क्या कहानी है, पूरा बैकग्राउंड लेकर के आपको गहराई से पढ़ना है। वहां से भी आपके कुछ फैक्ट बनते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, पीटी के नाम पर कम से कम आप उसको जान लेंगे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर गांधी जी जेल में, तो इसके बाद फिर यहां से गांधी जी द्वारा फिर एक नई बात की जाती है और एक नई बात यह है कि गांधी जी अब जिस मुद्दे को भारत में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी एक विचार रखते थे संघर्ष विराम का। गांधी जी मानते थे कि कोई भी आंदोलन के लिए बड़ी लंबी ऊर्जा लंबे समय तक उपयोग नहीं की जा सकती। जनता के लंबे समय रख सकते हैं, यह आंदोलन के लिए व्यवहारिक नहीं है। अगर कोई आंदोलन को आपको अगर प्रभावशाली बनाना है तो आपको विराम के सिद्धांत को भी सहज करना चाहिए। और गांधी जी आंदोलन के दौरान बीच बीच में प्रयोग करते रहते थे। इसीलिए आप 1932 के बाद अगर गांधी जी को देखेंगे तो गांधी जी का हरिजन आंदोलन में एक नए प्रकार की रूपरेखा होगी। हम लोग आज का जो सेशन है गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर हम रोकेंगे। अब आपके कुछ प्रश्न हैं जिसको मैं चाहता हूं कि आपसे मैं डिस्कस कर दूं, और रेस्ट जो बातें होंगी फिर मैं आपको फेसबुक पर सिलेबस का जो रेस्ट पार्ट होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद का, हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे आपसे। और उस सेशन में आपके कुछ और भी प्रश्न होंगे जिसको हम उठाएंगे। प्रियंका शुक्ला जी आप देख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो मेरे इस सेशन में जो बातें आपको समझ में आ रही हैं कि अगर आपके सिलेबस का सीक्वेंस अगर सिस्टमैटिक हो जाए और उससे जुड़े हुए कंटेंट को तैयार करने में आपकी सावधानी और प्रश्न जो आए हुए हैं उसको देख करके और जो अपेक्षाएं हो सकती है उसको अगर समझ लिया जाए, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी की स्पीड और परीक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाएगी।
बिना इन दो मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखे हुए आप चाहे कितना भी उपन्यास आधारित अध्ययन प्रणाली को अपना लीजिए, किताब खोलते रहिए। रितिका पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुष्पेंद्र कुमार सोनी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे कितना भी आप उसको करते रहिए, मुझे नहीं लगता कि आप उसका बहुत सार्थक लाभ ले पाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा एक स्केल पर, एक पैमाने पर बड़ी व्यवस्थित तरीके से लेकर चलने वाली परीक्षा है। हमको उससे बहुत ऊपर भी नहीं जाना, उससे बहुत नीचे भी नहीं आना है। उन दोनों के मध्य रेखा में हमको कहीं अपनी मानसिकता को तैयार करना है। हमको अतिवादी भी नहीं होना है, हमको मंदबुद्धि की स्थिति में नहीं रहना है। हमारी जो लेखन शैली है, हमारी जो सोच है, वो बहुत प्रखर होनी चाहिए। हमारी जो बात रखने का तरीका है वो बहुत ही समन्वय पर आधारित होना चाहिए। हमारा जो नॉलेज है वो क्रिस्टल की तरह होना चाहिए। उलझे हुए स्थिति से आप बहुत अच्छी तैयारी का रास्ता परिणाम की तरफ ले जाते हुए नहीं पाएंगे। अब इसमें जैसे कई लोगों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं, मैं एक दो आपको बता दूं। प्रश्न बहुत हैं और सारे स्टोर हैं, आप चिंता नहीं करेंगे। जैसे जैसे आगे रेफरेंस आएगा मैं रेफरेंस के आधार पर बात करूंगा। अब कुछ प्रश्न मैं देख लूं, जिसमें एक प्रश्न आपका ये है जो नाम पर आधारित है, जिसमें